हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लीगल विद्या। चलिए, आज हमारा पार्ट 4 है द पुलिस एक्ट का। इससे पहले हमारे पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल की प्लेलिस्ट पे, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। राइट। सो द पुलिस एक्ट आपका यूपी एपीओ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ इसमें डायरेक्ट आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, यानी कि सेक्शन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर्स किस में दे रखा है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कहाँ दे रखा है, विलेज पुलिस ऑफिसर कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, राइट, पेनल्टीज कौन से सेक्शन में है। तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनर्स के। इसके अलावा आपकी ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दिस कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज। 10 मार्क्स का आपका पूरा यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस होते हैं यूपी एपीओ में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप उसको छोड़ नहीं सकते। एंड जब भी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक एक नंबर आपका काउंट करता है। अभी हम पुलिस एक्ट पढ़ रहे हैं, आगे मैं इसमें रेगुलेशंस भी पढ़ाने वाली हूँ इसके बाद। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 21। इट सेज विलेज पुलिस ऑफिसर्स। तो इस सेक्शन 21 का आपका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि उम, आपका जो पुलिस एक्ट है, ये ऑटोमेटिकली किसी भी विलेज या फिर हेरिडिटरी पुलिस ऑफिसर्स को अफेक्ट नहीं करता है। ये 1861 का एक्ट है, तो ऑब्वियसली उस समय ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने पुलिस सिस्टम को सेंट्रलाइज किया था। लेकिन कभी भी उन्होंने विलेज लेवल का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको इमीडिएटली या फिर डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं किया, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा। सो दैट वॉज कैरिड फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट एज वेल। हियर इट इज़ रिटन कि ये एक्ट किसी भी हेरिडिटरी या फिर विलेज ऑफिसर को अफेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसा पर्सन खुद इस एक्ट में एज एन ऑफिसर एनरोल ना हो जाए। और अगर एक बार वो एनरोल हो जाता है तो ऐसा ऑफिसर हमारे लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन के कंडीशन से बाउंड होगा, यानी कि सेक्शन 20 उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 20 हमारा बता रहा था कि अगर आप किसी भी पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाते हो तो उसके ऊपर वो सारे फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगे जो एक ऑर्डिनरीली एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और कोई भी ऐसा हेरिडिटरी या फिर विलेज ऑफिसर तब तक एनरोल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी खुद की, है ना, जिसको आपको एनरोल करना है उसकी खुद की कंसेंट ना ले ली जाए, और ऐसे पर्सन की कंसेंट ना ले ली जाए जिसको राइट टू नॉमिनेशन का राइट है, अधिकार है। राइट, यानी कि पहले के टाइम पे जमींदार हुआ करते थे तो उनके पास राइट टू नॉमिनेशन था, वो नॉमिनेट करके अपने लिए पुलिस ऑफिसर, विलेज पुलिस ऑफिसर चूज कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे। तो आपको ऐसे दोनों पर्सन्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है। आपका सेकंड पैरा बात करता है पुलिस चौकीदार्स इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका एक्ट नंबर 20 था 1856, जिसको हम चौकीदार एक्ट बंगाल रीजन पे वो एप्लीकेबल होता था, उसके बारे में ये क्लॉज बात करता है कि अगर कोई भी चौकीदार अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर एम्प्लॉय किया जाता है तो उसको उस डिस्ट्रिक्ट के रेट से सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कि एक है आपकी ए डिस्ट्रिक्ट और एक है आपकी बी डिस्ट्रिक्ट, यानी और वो पर्सन आपका ए डिस्ट्रिक्ट से है, उसको आपने एम्प्लॉय कर दिया बी डिस्ट्रिक्ट में, तो बी डिस्ट्रिक्ट के जो टैक्सेस होंगे, राइट, वहाँ के जो रेट होंगे उसके हिसाब से उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, उसको अपने ए डिस्ट्रिक्ट के रेट के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी। सेक्शन 22, हम सब ने सुना है कि सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। तो ये सेक्शन बस आपका इतनी ही बात करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, उसकी कोई 9 to 5 की जॉब नहीं है, वो हमेशा ऑन ड्यूटी है। तभी तो आप देखो उसके पास कितनी एम्पल पावर है अरेस्ट करने की। अगर मार्केट में ऐसे ही रैंडमली कोई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी है तो पुलिस ऑफिसर जाके इंटरवीन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय भी ड्यूटी पे है। Right? So every police officer shall for the purposes in this act be considered always on duty। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है और कोई नहीं फंसेगा क्योंकि सबको पता होना चाहिए द पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। यानी कि अपने जिस जनरल डिस्ट्रिक्ट में वह एम्प्लॉयड है एज अ पुलिस ऑफिसर, वहाँ पर वो हमेशा ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 23 विच टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की कोर ड्यूटीज़ क्या हैं, वो किस सिचुएशन में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, बिना वारंट के सर्च कर सकता है, उसकी कितनी एम्पल अथॉरिटीज़ है सर्च की, अरेस्ट की, क्या उसकी ड्यूटीज़ है इसके रिगार्डिंग, वो सब सेक्शन 23 बताता है।
इसमें बेसिकली पुलिस की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, प्रिवेंटिव ड्यूटी, इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटी, एनफोर्समेंट ड्यूटी सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ये सब डिफाइन करता है। तो यहाँ पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू ओबे लॉफुल ऑर्डर, यानी कि जो भी उसके लीगल ऑर्डर्स उसको दिए गए हैं, लॉफुल ऑर्डर्स लॉफुल अथॉरिटीज से उसको जो मिले हैं, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से जो उसको ऑर्डर्स दिए गए हैं वो उसको ओबे करने होंगे, यानी कि सारे ऑर्डर्स और वारंट को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उसकी है। दूसरी चीज़ है ड्यूटी टू कम्युनिकेट इंटेलिजेंस, राइट, टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस, यानी कहीं पे भी पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने वाली है, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको वो इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पर कोई कम्युनल टेंशन अराइज होने वाला है, ब्रीच ऑफ पीस होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे पुलिस की बेसिकली एक प्रिवेंटिंग पावर दिखाई गई है। नेक्स्ट है उसकी ड्यूटी टू प्रिवेंट ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंसेस, ड्यूटी टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंसेस, यानी पुलिस का काम सिर्फ एफआईआर के बाद एक्शन लेना नहीं है, बल्कि उसको अगर लगता है कि यहाँ कोई एप्रीहेंशन है, कोई क्राइम होने वाला है, तो वो उसको भी रोकेगा। ये सेम चीज़ हम अपनी सीआरपीसी में और अब हम अपने बीएनएसएस में देखते हैं, राइट। अगर उसको ज़रा सा भी एप्रीहेंशन या रीजनेबल डाउट है तो वो उन ऑफेंसेस को होने से रोकेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू justice and to apprehend all persons whom he is legally authorized to apprehend, यानी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन और आपकी प्रोसिक्यूशन दोनों तरह की उसकी ड्यूटीज़ कवर हो जाती हैं, यानी वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, एक्यूज को आइडेंटिफाई करेगा, है ना, कोर्ट तक उसको लेके जाना, ये सारी ड्यूटीज़ यहाँ पर कवर हो जाती हैं। और जब हम एप्रीहेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अरेस्टिंग पावर भी उसकी दिखाई गई है, राइट, कि अगर उसको लगता है कि एप्रीहेंशन है तो वो लीगली ऑथोराइज्ड है उस पर्सन को अरेस्ट करने का, बट उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए, अगेन रीजनेबल डाउट होना चाहिए उसके पास कि ये पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, इनमें से कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो उस पुलिस ऑफिसर के लिए लॉफुल है उस पर्सन ये अब इस तरह की अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना। और अगर उसको लगता है तो दिस इज़ लॉफुल फॉर द पुलिस ऑफिसर कि वो विदाउट वारंट किसी भी जगह को जाके एंटर कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट, यानी कि उसके पास पावर ऑफ एंट्री है विदाउट वारंट, पावर टू इंस्पेक्ट है विदाउट वारंट। और किस किस जगह पर है ये पावर आपकी कि विदाउट वारंट वो एंटर और इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी ड्रिंकिंग शॉप को, गेमिंग हाउस को, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ रिजॉर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस और प्लेस ऑफ रिजॉर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर। तो बेसिकली यहाँ जो ड्यूटीज़ पुलिस ऑफिसर को दी गई हैं वो आप ज़्यादातर देखोगे कि वो प्रिवेंटिव पावर्स के रूप में काम कर रही है, राइट। सो अगर 23 को आपको रिलेट करना है तो यू कैन रिलेट इट विद द प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 24। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं बट इन ये सेक्शन नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 कहता है पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन बिफोर दी मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने इंफॉर्मेशन रख सकता है जो भी उसको रिसीव हुई है कि यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, या फिर कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो समन वारंट या सर्च वारंट उससे ले मजिस्ट्रेट से लेकर इशू करेगा, राइट। यानी कि जब समन वारंट या सर्च वारंट इशू करने की बात आती है तो आपका तब मजिस्ट्रेट एक्ट में आते हैं, राइट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है वो, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम है आपका पुलिस ऑफिसर का। ओके, बस आपको इसमें इतना याद रखना है, ये अथॉरिटी याद रखनी है कि वो किस अथॉरिटी के सामने जाकर इंफॉर्मेशन रख रहा है, मैजिस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट। सेक्शन 25 आपका बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर्स टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। वर्ड अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को मार्क कर लो आप अपने बेयर एक्ट में, यहीं से क्वेश्चन आता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सेक्शन 25 किस तरह की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, तो दैट इज योर अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हमें ओनर अता पता ही नहीं है कि कौन उसका ओनर है, किसको वो बिलोंग करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को
पुलिस ऑफिसर अपने पास लेगा, राइट, उसका चार्ज अपने पास रखेगा और फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास फर्निश कर देगा, राइट, मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ से मिली है बट इसका ओनर कौन है आई डोंट नो। तो पुलिस ऑफिसर अपने पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद मजिस्ट्रेट को वो सौंप देगा और आगे की जो भी प्रोसीजर होगी वो मजिस्ट्रेट उसको करेंगे। And the police officer shall be guided as to the disposal of such property by such orders as they shall receive from magistrate of the district। तो मजिस्ट्रेट को जब वो प्रॉपर्टी आप अनक्लेम प्रॉपर्टी उस तक पहुंचा दोगे, फिर मजिस्ट्रेट के जो भी ऑर्डर्स होंगे आपको वो मानने होंगे, राइट। तो एक इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ और किसी का कोई बैग मिल जाता है और वो ओनर आपको नहीं पता कि उस बैग का ओनर कौन है, तो पुलिस उस बैग को सीज करेगी, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएगी और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसका कैसे डिस्पोजल करना है, राइट। उसका जो भी प्रोसीजर है डिस्पोजल का दैट इज इन दी हैंड्स ऑफ मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 26। मैजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। तो 26 आपको सीधी सी बात बोलता है कि जब पुलिस ने आपको अनक्लेम प्रॉपर्टी लाकर दी, राइट, आपने मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट करी, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे अब? मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे दो पावर्स हैं। पहली पावर है प्रॉपर्टी को डिटेन करना, ही में डिटेन दी प्रॉपर्टी, और दूसरी पावर है प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, मतलब लोगों को इनवाइट करने के लिए कि जो भी इसका ओनर है वो आके इसको स्पेसिफाई करे, है ना, इसको आइडेंटिफाई कर ले और अपनी प्रॉपर्टी आके ले जाए। लेकिन इसके लिए एक टाइम पीरियड है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 6 months, राइट। यानी कि प्रोक्लेमेशन होने के 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन को आकर अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है, तभी वो उसको ले सकता है। यहाँ पे आपका सेक्शन 525 पुरानी सीआरपीसी 1882 का एप्लीकेबल है, जो कि हमारी अब बीएनएस का 503 और 504 हो गया है। अगर मैं सीआरपीसी की बात करूँ तो ये सेक्शन 457 और 458 था हमारी सीआरपीसी का। सेक्शन 27 बात करता है कि अगर कोई भी क्लेमेंट अपेयर नहीं होता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझो। सेक्शन 25 में पुलिस ने चार्ज लिया, सेक्शन 26 में आपको 6 महीने का टाइम दिया गया कि आप आ जाओ, अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लो और उसको ले जाओ, राइट। और जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे थे वो था आपका सेक्शन 503 और 504 ऑफ बीएनएसएस। सीआरपीसी का 457 458 था, और उससे पहले अब तो हम 1882 की सीआरपीसी की बात ही नहीं करते हैं, बट यहाँ पर आपका 525 उस समय लागू होता था। तो अगर नहीं हुआ, 6 महीने में भी वो पर्सन नहीं आ रहा है, राइट, या फिर वो आया, उसने अपना क्लेम दिया बट वो क्लेम प्रूव नहीं हो पाया, तो क्या होगा? तब हमारा सेक्शन 27 आता है एक्ट में। सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई भी क्लेमेंट अपेयर नहीं होता तो हम उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, राइट। और कॉन्फिस्केट करने के बाद सारा का सारा पावर चली जाती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में, राइट, कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ करेगी। यानी कि अब आप यहाँ देखिए, अगर कोई भी पर्सन विद इन द पीरियड अलाउड नहीं आता है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता है, या फिर क्लेम करा था बट वो क्लेम प्रूव नहीं हो पाया, क्लेम को प्रूव करना भी तो ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आएगा उसको क्लेम करेगा और ले जाएगा, राइट। तो दैट बी सोल्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसको सेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे पुलिस की कोई अथॉरिटी नहीं है उसको सेल करने की, पुलिस उसे अपने आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट को यहाँ पे पावर दी गई है टू सेल द प्रॉपर्टी। और ये जो सेल प्रोसीड्स हैं हमारे, वो कहाँ जाएंगे? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, राइट। बस आपको कॉन्फिस्केशन मेन वर्ड यहाँ पे सेक्शन 27 में इतना याद रखना है। सेक्शन 28 अगेन इम्पॉर्टेंट। अगर आपने हम मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नाम सुनकर एक सेक्शन याद आ रहा होगा, दैट इज़ योर सेक्शन 8, जहाँ पर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते थे। तो उसी का ये एक एक्सपेंशन है सेक्शन 28, जो आपको बता रहा है कि पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑन सीजिंग टू बी अ पुलिस ऑफिसर। जब आप पुलिस ऑफिसर बन रहे थे तब आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, और जब आप अब आपकी जो पुलिस ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है वो ख़त्म हो रही है, राइट, बाय एनी ऑफ द रीज़न मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, तो आपको वो सर्टिफिकेट वापस करना पड़ेगा, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते, राइट।
यानी कि जब भी कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर रह चुका होता है, यानी इस एक्ट में वो एनरोल्ड था, तब और उसकी सर्विसेज खत्म हो जाए बाय वे ऑफ रिटायरमेंट, डिसमिसल हो रहा है, राइट, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपना सर्टिफिकेट वापस कर दे। जो भी उसकी यूनिफॉर्म है या फिर जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं वो उन सबको वापस कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही शेल बी लाइबल ऑन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के सामने अगर जब उसका कन्विक्शन हो जाएगा तब वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा। और वो पेनल्टी क्या होगी? दैट वुड बी अ फाइन ऑफ रुपीज नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, या फिर इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months, और बोथ। पहले तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, या तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 200 रुपये की, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट में डाला जाएगा विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 6 months, या फिर दोनों भी हो सकता है। और जब आप उसको इम्प्रिजन कर रहे हो तो दैट कुड बी विद और विदाउट हार्ड लेबर, राइट। नेक्स्ट सेक्शन 29, इट टॉक्स अबाउट पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को करने से मना कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, राइट, नेग्लेक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। 28 और 29 दोनों पेनल्टीज की बात करते हैं। 28 बात कर रहा है कि वो अपनी सर्टिफिकेट को अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तब क्या पेनल्टी लगेगी। 29 कह रहा है कि जब वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में नेग्लेक्शन करता है तब उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। तब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सेक्शन 29 कौन कौन से मिसकंडक्ट को मेंशन कर रहा है। पहला है वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी, अपनी किसी भी ड्यूटी का वो वॉयलेशन कर रहा है, राइट। दूसरा है विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल रेगुलेशन और एनी लॉफुल ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। नेक्स्ट, उसने बिना किसी की परमिशन लिए विड्रॉ कर लिया अपनी सर्विसेज से, अपनी ड्यूटीज से, राइट, या फिर बिना किसी नोटिस को दिए, यानी कि जहाँ उसको 2 महीने का नोटिस, हमने पहले इसमें सेक्शंस पढ़े हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जस्ट कमेंट योर आंसर कि ये हमने कहाँ पढ़ा है। अगर वो 2 महीने का नोटिस दिए बिना ही अपनी सर्विसेज से विड्रॉ कर लेता है, राइट, या फिर वो परमिशन लेने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आता है, फेलियर टू जॉइन आफ्टर लीव, यानी कि ही इज़ अगर लीव के बाद भी रीजनेबल कॉज के बिना वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। या फिर वो किसी अपनी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में रहते हुए भी वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ मना है आपको करने से, राइट। आपको मुझे कमेंट करके सेक्शंस बताने हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में हम ये देख चुके हैं, राइट। पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ कावर्डाइज, यानी कि वो अपनी ड्यूटी करते समय फियर की वजह से कोई एक्शन ही नहीं ले पाया है, जहाँ उसको ज़रूरत थी एक्शन लेने की, ऐसी जगह पे वो एक्शन ही नहीं कर पाया कुछ भी, राइट। या फिर दैट पर्सन who has offer any unwarrantable personal violence to any person in his custody, कोई पर्सन उसकी कस्टडी में था और उसको ज़बरदस्ती का वायलेंस दिखाया, उसके साथ बहुत मारपीट कर दी, एक्सेसिव इतना मार दिया कि वो बेचारा मर गया, राइट। सो दीज आर ऑल दी पेनल्टीज। या आप अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उसमें निग्लेशन दिखा रहे हो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, यू आर नॉट विजिलेंट एनफ, ओके। सो उसका यहाँ पे दैट पुलिस ऑफिसर शेल बी लाइबल ऑन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लाइबल तभी होगा जब उसका मजिस्ट्रेट के सामने कन्विक्शन हो जाएगा। और लाइबिलिटी क्या है? फर्स्ट इज कि उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 3 months पे की, जो उसका 3 महीने का पे है। फॉर एग्जाम्पल 10-10 महीना उसका हर महीने मिलते हैं 10,000 रुपये महीना, राइट, 10,000 उसका हर महीने की सैलरी है, तो 3 महीने की कितनी हो गई? 30,000 रुपीज़। तो 30,000 से ज़्यादा की पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगेगी। या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उसका 3 months तक का, विच इज़ विद और विदाउट हार्ड लेबर, या फिर बोथ, ओके। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 30। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ आपका इन बिटवीन द लाइन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस टॉक्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस। तो पहली चीज़ क्या है, सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर एग्जांपल पब्लिक रोड्स पे जो कोई असेंबलीज होने वाली है या फिर प्रोसेशंस होने वाले हैं तो उसको रेगुलेट करना और ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करना, लाइसेंसिंग मैकेनिज्म को प्रोवाइड कराना, ये सब इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं।
आप देखोगे दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमें राइट टू असेंबल के बारे में बताया गया है, हमें राइट टू असेंबल दिया गया है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। पुलिस एक्ट का काम भी तो वही है, प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस देखना है ना, एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम है तो उसको रोकना, तो यही सेक्शन 30 आपको बताता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पावर किसकी है, तो एसपी की यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की, या फिर असिस्टेंट एसपी की, इन दोनों की यहाँ पर पावर है कि वो पब्लिक असेंबलीज को डायरेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेशंस का जो रूट होगा उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये जब यूपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी उन लोगों से पूछा जाता है, राइट, इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन उन लोगों से पूछे जाते हैं कि अगर कोई प्रोसेशन निकल रहा है ना, दो कम्युनिटीज़ का, तो आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है टू प्रेस्क्राइब द रूट, बहुत कॉमन आंसर है कि हम उनके लिए रूट प्रेस्क्राइब कर देंगे, हम उनके लिए टाइम प्रेस्क्राइब कर देंगे, तो वो यहीं से निकल के आते हैं आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लॉज आपका बोलता है कि अगर एसपी को लगता है कि असेंबली या प्रोसेशन होने वाली है और मजिस्ट्रेट के जजमेंट के अकॉर्डिंग लगता है कि उसमें ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तब एसपी नोटिस दे सकता है कि जो प्रोसेशन निकाल रहा है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। राइट, हेयर यू कैन रीड कि अगर कहीं पर भी आपका प्रोसेशन होने वाला है और मजिस्ट्रेट का ये जजमेंट है कि कोई अनकंट्रोलेबल ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो जो प्रोसेशन निकालने वाले हैं उन पर्सन को बोला जाएगा कि आप पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, आप पहले लाइसेंस लो इसको निकालने का। अब अगर एप्लीकेशन आती है लाइसेंस की, तो उसकी बात करता है हमारा क्लॉज 3। अगर लाइसेंस की एप्लीकेशन आती है यानी कि ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड, तो उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, स्पेसिफाइंग द नेम्स ऑफ द लाइसेंसीज एंड डिफाइनिंग द कंडीशंस ऑन विच अलोन सच असेंबली और प्रोसेशन इज टू बी परमिटेड टू टेक प्लेस। यानी कि उस लाइसेंस में लाइसेंसीज के नाम होंगे, वो कंडीशंस बताई गई होंगी कि किन कंडीशंस के ऊपर वो असेंबली या प्रोसेशन निकाला जा सकता है, और ऐसे लाइसेंस का कोई भी फीस नहीं होगा। राइट, वो जो भी एप्लीकेशन आप लगा रहे हो या फिर आपको लाइसेंस मिल रहा है उसका आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी है। क्लॉज 4 बात करता है म्यूजिक इन द स्ट्रीट्स, ही में ऑल्सो रेगुलेट द एक्सटेंट टू विच म्यूजिक में बी यूज्ड इन स्ट्रीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। तो म्यूजिक रेगुलेशन की पावर सेक्शन 30 क्लॉज 2 देता है। हम टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि रात को 10 बजे के बाद आपके स्पीकर्स नहीं होंगे, स्पीकर की वॉल्यूम इतनी इससे ज़्यादा नहीं होगी, इस इतने टाइम के लिए आप प्रोसेशन निकालोगे, असेंबली निकालोगे, उससे ज़्यादा का आप टाइम नहीं लोगे, है ना, उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो वो सब कुछ आपका सेक्शन 30 से निकल के आता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के सेक्शंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद दी यूपी पुलिस रेगुलेशंस, वहाँ से भी आपके डायरेक्ट पैरा नंबर्स पूछे जाते हैं, सो वो है काफ़ी आपके रेगुलेशंस में पैरा काफ़ी ज़्यादा है, सो वील लर्न देम बाय अ ट्रिक, क्योंकि सब तो आपको याद नहीं हो सकते हैं। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।